हमने देश का सेवा करना था वो हमने कर चुका है। अब अपना और अपना परिवार का बारी है। अब देखिए दोस्तों, हम जब रिटायर होने जाता है, रिटायर होते समय 1 साल पहले से कम आपको पता ही चल जाता है अपना रिटायरमेंट कब है। उस दौरान आपने ज़रूर अपना खुद का और फैमिली का ध्यान रखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और इनको आप प्रॉपरली फॉलो करेगा तो आपके लिए फ़ायदा और अपना फैमिली के लिए फ़ायदा है और आगे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। अब चलिए मेन बात पे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल का द्वारा कहीं सारा वीडियोस हमने अपलोड किया गया है, कहीं सारा वेलफेयर वीडियोस बनाया जाता है दोस्तों। जरूर अपना आगे का अच्छा सुविधा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। इस वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर अपना साथ वाला सोल्जर्स को और एक्स सर्विसमैन को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप रिटायर होते समय इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 958 अपना डॉक्यूमेंट जो यूनिट में या बैटालियन में रहता है वो 958 डॉक्यूमेंट जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उनको निकालिएगा बाहर और अपना मदर फादर बच्चों का सभी लोगों का डिटेल्स एक एक डिजिट को चेक कीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ भी करेक्शन है कोशिश कीजिएगा आप यूनिट में रहते रहते उनको करेक्शन कराने के लिए। इन केस आपने वहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप घर में आने के बाद भी अपना जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है वहाँ से भी आप कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा आने से पहले करने के लिए, क्योंकि अपना पीपीओ इनिशियल पीपीओ में अपना बच्चों का फैमिली का जो भी डिटेल्स आ जाता है वो बहुत ही बढ़िया रह जाता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद एंकेजमेंट ऑफ लीव एंकेजमेंट का दोस्तों हमारा साथ में कुछ गड़बड़ हुआ था, इसी वजह से मैं सोचा अपना भाई लोगों के लिए इसको जरूर हमने भाई लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाना चाहिए, उनको ऐसे नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को इसी वीडियो में ऐड करना चाहा दोस्तों। मैं जब आरआर काटा था, आरआर का दौरान मेरा 1 महीने का लीव एंकेज था, लेकिन सब कुछ मेरा पार्ट ऑर्डर किया हुआ है, हर डिटेल्स मेरे को 958 में मिला है। जब मैंने रिकॉर्ड ऑफिस में रिपोर्ट करने गया वहाँ पे जब चेक किया तो जो 1 महीना का छुट्टी है वो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन नहीं है। तब मैंने दोस्तों जितना भी रिक्वेस्ट किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा को 1 महीना का नुकसान खाना पड़ा लीव एंकेजमेंट का। मतलब दोस्तों आपका पास जो है आपका हाथ में जो डिटेल है वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस में मैच होना चाहिए, तभी आपका लीव एंकेजमेंट का पैसा मिलता है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए दोस्तों। अपना कोई दोस्त लोग है अपना रिकॉर्ड ऑफिस में थोड़ा सा टैली कर लीजिएगा लीव एंकेजमेंट का डिटेल्स को। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, अगर आपने मेडिकल कैटेगरी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप डरना नहीं है। सिविल में आने के बाद कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा इस तरफ से सोच में मत आइएगा दोस्तों, अपना लेवल का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जितना भी लोग आया कुछ ना कुछ करके आराम से अपना ज़िंदगी बच्चों का साथ गुजार रहा है, इसमें परेशान नहीं होना दोस्तों। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मेरा जैसे आप लोग गलती मत कीजिएगा। अगर मेरे को तकलीफ है, घुटना में तकलीफ है या तो बीपी का, इस तरफ से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है, मतलब जेन्यून है, ऐसे चीज़ों में जरूर कैटेगरी होने का मौका है तो जरूर कैटेगरी हो जाइएगा दोस्तों। क्योंकि ये कैटेगरी का वजह से अपना पेंशन में 4 से 6 हज़ार तक का फ़र्क पड़ता है दोस्तों, और 4 से 6 हज़ार मतलब आगे चलते चलते बहुत ही पैसा बढ़ने का चांस होता है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपने कैटेगरी बन लिया तो यहाँ आपके लिए कोई भी नौकरी इंतज़ार नहीं कर रहा है, हम मेहनत करने से ही हमको यहाँ पे नौकरी मिलता है। और ऊपर से आजकल का जो जनरेशन का साथ में हम बहुत ही कंपटीशन लड़ना पड़ेगा तभी कोई भी नौकरी मिलता है। और ऊपर से हम जो वहाँ पे आर्मी में नौकरी करने के बाद बाहर आने के बाद इनका साथ कंपटीशन लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये वास्तव में बाहर क्या चल रहा है इस बात को आपका सामने लेके आऊँ। उसके बाद देखिएगा दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगर आपने जब फौज में गया है, फौज में जाते समय जो क्वालिफिकेशन था उसी क्वालिफिकेशन को रहने दीजिएगा। अगर बाद में कोई भी क्वालिफिकेशन आपने किया है उसी क्वालिफिकेशन को गलती से भी अपना 958 में एंट्री मत कराइएगा, ना तो पार्ट ऑर्डर कराइएगा। क्योंकि आपको अगर 10th लेवल का नौकरी मिलना है तो ये बाकी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल 958 के अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए। मैं खुद यहाँ पे आने के बाद देखा हूँ कितना लोग इससे परेशान हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कितना भी पढ़ाई किया हो फौज में जाने के बाद, वो ओपन यूनिवर्सिटी का द्वारा या तो कोई भी चीज़ कुछ भी आपने किया हो, उसको गलती से भी अपना डिस्चार्ज बुक में या तो 958 में या तो पार्ट वार्डर कहीं ना कहीं आप गलती से भी एंट्री मत कराइएगा। आप वैसे का वैसे बाहर आइएगा। अगर क्वालिफिकेशन किया तो अच्छी बात है, बाहर उस लेवल का अगर नौकरी ढूंढ सकता है तो ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं मिला तो और अच्छी बात है, आप 10वीं लेवल का भी आपका सैनिक बोर्ड थ्रू डायरेक्ट आपको कॉल लेटर आ जाता है, आप जाके अपना जॉब में ज्वाइन कर सकता है। 10वीं लेवल का बहुत ही जल्दी आपको मिलने का चांस होता है। जो बाकी जो डिग्री का ऊपर जो लोग पढ़ा है उनके लिए कोई बैंकों में 10वीं लेवल का वगैरह कोई भी नहीं लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ECHS कार्ड, आपको 1 साल पहले से पता चल जाता है अपना डिस्चार्ज का डेट है, और 6 महीना का पहले, 1 महीना का पहले, आप 10 दिन का पहले भी
इसको ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता है ईसीएचएस कार्ड को। अपना पूरा परिवार का फोटोज, सिग्नेचर्स और उनका ब्लड ग्रुप्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर्स, ये सारा डिटेल्स के साथ में ऑनलाइन में ही अप्लाई कर सकता है। पहले का जैसे ऑफलाइन में फॉर्म भरना है, 1 महीना पहले से उसको भेजना है, इसका कोई चक्कर नहीं है। आप अपना डिपो में रिपोर्ट करने से पहले 1 दिन पहले भी इसको ईसीएचएस कार्ड को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। और एक एक कार्ड के लिए 175 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। और बाकी जो कंट्रीब्यूशन है सिपाही लेवल में 36,000 और जेसीओ लेवल में है आपको 66,000 है, और ऑफिसर लेवल में 1,20,000 का सब्सक्रिप्शन आप रिटायर होने से पहले, आउट होने से पहले आपका पीपीओ में कट के आ जाता है इसका कंट्रीब्यूशन के अमाउंट। आपका हाथ में कुछ देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जब अप्लाई कर लेता है कार्ड को, उस टाइम पे एक टेम्पोररी स्लिप डाउनलोड होता है और साथ में एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड होता है। उन दोनों को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस में जाइएगा। रिकॉर्ड ऑफिस में इसका वेरिफिकेशन होता है ईसीएचएस कार्ड अप्लाई किया नहीं किया, और अपना जो फैमिली मेंबर्स का जितना भी लोगों का उनका पूरा डिटेल चेक किया जाता है और उसका बाद वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद जब आपने रिकॉर्ड ऑफिस से निकल जाता है, घर चले जाता है, जाने के बाद अपना जो आसपास का जो पॉलीक्लिनिक में जाके अपना जो लोग है, मतलब अपना जो पॉलीक्लिनिक वैसी साहब है, वहाँ पे अपना डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, अपना आई कार्ड, ये सारा डिटेल, इनको सारे को ले जाके अपना वहाँ से टेम्पोररी स्लिप को साइन करा के रखना होता है दोस्तों। इनका बारे में पूरी तरह से आखिरी में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा अप्लाई कैंटीन स्मार्ट कार्ड। दोस्तों ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आपको जब इनका पता चल जाता है अपना रिटायरमेंट का, तब आपने अपना यूनिट का सीएसडी से अप्लाई कर सकता है, या तो रिटायर होकर घर जाने के बाद भी अपना आसपास का यूआरसी में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसका रिन्यूअल का भी कोई चक्कर नहीं है, आजकल ऑनलाइन में होने लगा, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। इसका भी आखिर में मैं बताऊँगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आपका जो पेंशन अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट में होना चाहिए और जॉइंट अकाउंट में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो सीए है, ये कुछ अलाउंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप घर जाने से पहले एक भी पैसा मत छोड़िएगा। एक एक पैसे का बहुत कीमत होता है। अभी तक हमको पैसा का वैल्यू पता नहीं चला, जब घर में जाएगा तो सिर्फ पैसा का ही वैल्यू होता है दोस्तों, आदमी का नहीं होता है। हमेशा सिविल में ज़्यादातर आपको पता चल जाएगा, सिर्फ पैसा का ही वैल्यू है, कोई भी आदमी का वैल्यू नहीं होता है। ये बात आपको घर जाते ही पता चलता है। और घर में गलती से भी किसी का हाथ में एक भी पैसा नहीं देना दोस्तों। अपना मेहनत की पैसा, अपना जान लगा के कमाया हुआ पैसा, एक भी पैसा घर में किसी का हाथ में नहीं देना दोस्तों, वो वापस नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। खुद का पैसा है और अपना परिवार का पैसा है, अपना खून का मेहनत का पैसा है, उस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सीए का अलाउंसेस है और ट्रक क्लाइम का है और मूविंग अलाउंसेस है, हाई एल्टीट्यूड का है, फील्ड अलाउंसेस, टीडी अलाउंसेस का है। इस तरफ से जितना भी अलाउंसेस का एक एक पैसा गिनती करके आपने लेना होगा दोस्तों। अगर कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, जब डिपो में रिपोर्ट करता है, वहाँ से आपने रिकॉर्ड ऑफिस में, पीसीडीए में, या तो अपना पीओआर ऑफिस में जब जाता है तो बिल्कुल क्लियर करके आप वहाँ से निकलिएगा दोस्तों। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं दे पाया तो आप वहाँ से अपना जो रिकॉर्ड ऑफिस से आउट होने के बाद भी 1-2 दिन वहाँ पे रुकिएगा, बाहर भी, मतलब बाहर कहीं ना कहीं से रुक के इनको क्लियर करने के बाद ही घर जाइएगा दोस्तों। एक बार वहाँ से निकल गया, आपको ये पैसा नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद एएफपीपी फंड का और कम्यूटेशन का, लीव एनकेसमेंट का, एजीएफ का वगैरह, इनका भी आपने एक एक पैसा चेक करने के बाद, अपना पीपीओ का डिटेल चेक करने के बाद वहाँ से निकलेगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा चेक पीपीओ वाइल गोइंग टू पेंशन, वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनका डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, आईएफएससी ब्रांच, ये सब का सब चीज़ अपना पेंशन इनिशियल पीपीओ मिलता है। आजकल पीपीओ से डायरेक्ट अपना पेमेंट होने लगा। अभी अपना जो सर्किल ऑफिस में, एसबीआई का, जो भी बैंकों का ऑफिस का वगैरह कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट अपना पीसीडीएस स्पर्श से अपना पेमेंट्स होने लगा, अपना पेंशन होने लगा। अभी बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये स्पर्श हमसे डायरेक्ट डील करने लगा, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उनको डायरेक्ट अपने ग्रीवेंस का द्वारा अपना प्रॉब्लम को बता सकता है, और उन्होंने डायरेक्ट हमको जो भी है सोल्यूशन, मतलब जो भी उन्होंने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किया तो तुरंत हमको एसएमएस का द्वारा हमको पता ही चल जाता है। ये बहुत खुशी की बात है। पहले वगैरह हम फ़ोन करके उनका पीछे पड़ना पड़ता था हर प्रॉब्लम के लिए, अभी वो चक्कर नहीं है दोस्तों। अब इस तरफ से जब सब चीज़ हमने पीपीओ में चेक किया, चेक करने के बाद उनका खास करके दोस्तों अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एजीएफ का एक इंश्योरेंस का बॉन्ड भी मिलता है दोस्तों, उन पे भी अपना जो एनओके का, नेक्स्ट ऑफ किन का, या तो उसके अलावा अपना जो ये होता है, मतलब अपना नेक्स्ट जो उनका नाम देता है, उनका जो नाम भी ठीक ढंग से चेक कीजिएगा, और जो डिस्चार्ज बुक वो भी प्रॉपरली चेक कीजिएगा दोस्तों, उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखा हुआ है और अपना जो क्वालिफिकेशंस है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उनको ध्यान से चेक कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, खास बात है ये इनकम टैक्स रिटर्न्स दोस्तों। बहुत सारा लोगों को मैं चेक किया था, मुझे पता चला इनकम टैक्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जो लोग
रिटायर होता है उन लोग, हमें तो कोई टैक्स नहीं कटा होगा, हम तो रिटायर हुआ है, हमको कोई फॉर्म 16 आता नहीं है, इनको फाइल करना कैसे क्या है, इस तरह से परेशान हो जाता है दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं दोस्तों, और आपको कोई फॉर्म 16 का भी जरूरत नहीं है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप कमेंट में बताइएगा सर मेरा इस तरफ से प्रॉब्लम है, और आपका अगर पर्सनल ईमेल आईडी देने से मैं आपसे खुद कांटेक्ट करके आऊँगा दोस्तों। आप इसका जो इनकम टैक्स रिटर्न में पिछले आपने जितना भी महीना मतलब मार्च तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, मार्च के अंदर अंदर जितना भी लोग रिटायर हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए कम से कम 20 से लेके 1 लाख तक का इनकम टैक्स कटा होगा। ऐसे लोग जरूर इनकम टैक्स रिटर्न्स का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जब एक फौजी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद कुछ बल्क अमाउंट उनको मिलता है दोस्तों, लेकिन उनको ये बात पता नहीं चलता है कहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिलता है, कहाँ से हम इसको मैनेज करें और अच्छा रिटर्न्स कहाँ से कमाएं और अपना ज़िंदगी अच्छा गुजारें। इस तरह का कोई एडवाइस नहीं देता है, ना तो गाइड मिलता है। सभी लोगों को यही गाइड मिलता है मैक्सिमम, अपना रिकॉर्ड ऑफिस में डिपो में वगैरह इसमें आरडी में फिक्स कराइए, नहीं तो फिक्स्ड डिपॉजिट में फिक्स कराइएगा, महीना महीना कुछ अमाउंट आएगा, उसी से अपना गुजारे। इस तरफ से आपको आइडियाज़ ज़्यादातर लोग देता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आजकल का दुनिया बदल गया, दोस्तों। अपना हाथ में हर चीज़ का हर सवाल का जवाब है दोस्तों। आराम से अपना मोबाइल में भी आप यूट्यूब में या तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करने से भी पता चलेगा कहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिलता है, किस तरफ से हम अच्छा रिटर्न्स ले सकता है। मेरा नॉलेज में जितना है उनका एडवाइस मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो अपना आसपास का कोई भी अच्छा जगह मिल रहा है, कोई फ्लैट या प्लॉट जो भी है, घर का या तो जगह का, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आगे का अपना परिवार के लिए सुरक्षित रखने का जगह है, अपना पैसा को सेफ रख सकता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स में कोई फिक्स अमाउंट का जरूरत नहीं है, ना तो फिक्स टाइम का जरूरत है। आप इसमें पैसा लगा के लॉन्ग टाइम तक छोड़ने से आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड का साथ पैसा मिल सकता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको इमरजेंसी पड़ने पर आप तुरंत मतलब 2 दिन के अंदर आपका अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, मतलब जो भी आपको पैसा इसमें कंपाउंड हुआ है, जो भी इंटरेस्ट मिला है, वो सारा का सारा पैसा 1-2 दिन के अंदर अपना अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। किसी से कोई रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अपना मोबाइल में खुद आपने ऑब्जर्व कर सकता है कितना अमाउंट बढ़ा है, कितना कम हुआ है। कम होने का चांस कम है दोस्तों, बहुत ही कम चांस है कम होने का। अमाउंट आपका बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि आजकल अपना इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है पूरा वर्ल्ड वाइड में चेक करने से। और इसमें एक और प्लान भी है दोस्तों, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीना छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा अमाउंट, खासा अमाउंट आप गेन कर सकता है। उसके अलावा अगर आपने हर महीना कुछ अमाउंट चाहता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट से, बैंकों में जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है उसका, जैसे अगर आपने हर महीना कुछ अमाउंट पाना चाहता है, मतलब 6% 7% के हिसाब से, मतलब आप दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन महीना में अपना खर्चा के लिए कुछ पैसा आप रिटर्न लेना चाहता है, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। आपने मान लीजिए 10 लाख डाला है इसका अंदर म्यूचुअल फंड्स में, और महीना में 7,000 मुझे चाहिए, इस तरफ से आप चाहते हैं तो आपने SWP में प्लान कर सकता है। प्लान करके हर महीना 7,000 ले सकता है, बाकी पैसा कंपाउंड होते रहेगा, इंटरेस्ट मिलते रहेगा। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम कोशिश कीजिए मिनिमम 2 या 3 साल तक उस पैसा को छोड़ दीजिएगा, ताकि वो उसमें कुछ ग्रोथ आए और आगे कुछ काम आए आपको। अब उसके बाद आपको दोस्तों पता ही आपको एक RD अकाउंट होता है और फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है। इसमें 7% से लेकर 8.5% तक का इंटरेस्ट मिल ही जाता है दोस्तों। अगर चाहे तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप घर आते ही सबसे पहले इनको जरूर एक काम जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आपका एक्स सर्विसमैन का ज़िंदगी आराम से निकलना चाहिए, तो ये काम जरूर करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जब आया तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरफ से हम आगे बढ़ना चाहिए, और बाहर सिविल में क्या क्या अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिल सकता है, ये वगैरह हमें कोई बताया नहीं है। फिर भी हमने अपना तरफ से नॉलेज लेके आगे बढ़ गया। लेकिन आपके लिए दिक्कत ना हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, आने के बाद क्या करना चाहिए ये वगैरह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब तक ये नॉलेज जरूर होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो डिस्चार्ज बुक लेके आया और PPO लेके आया, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स का पूरे का इनका जो आधार कार्ड से जो भी है डॉक्यूमेंट्स है उनको लेके जाइएगा अपना डिस्ट्रिक्ट साइनिंग बोर्ड में। वहाँ पे अपना आई कार्ड बनता है ESM का, एक्स सर्विसमैन का, वो आई कार्ड को बनवाइएगा। और साथ साथ में अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे होता है। वो एम्प्लॉयमेंट ऐसे होता है बड़े बड़े कंपनीज से या तो गवर्नमेंट का तरफ से, अगर एक्स सर्विसमैन को मांगा तो सबसे पहले प्रियोरिटी में सोल्जर बोर्ड में उनका जो लेटर्स जाता है, वहाँ पे सोल्जर बोर्ड में जो 10th लेवल का, मतलब जो भी जिस तरफ का क्वालिफिकेशन का चाहिए उस तरफ का उनको
लेटर भेजता है, मतलब जो भी ESM का एम्प्लॉयमेंट किया ऐसे लोगों को ही इन्होंने लेटर भेजता है और फलाना जगह पे ऑफर है, फलाना डेट पे आपने वहाँ पे जाके रिपोर्ट कीजिएगा। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे देखने के लिए आपको पहले से इंटीमेशन दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट का मौका वहाँ से दिया जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ECHS पॉलिक्लिनिक को आपने विजिट करना 100% जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल का दुनिया में आप लोगों को देख रहा होगा हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट है हर एक फैमिली में। इसलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आई कार्ड बनाने के बाद फिर पॉलिक्लिनिक में जाइएगा। पॉलिक्लिनिक में जाते समय अपना साथ में ECHS कार्ड के लिए जो अप्लाई किया था अपना एप्लीकेशन और टेम्पोररी स्लिप, साथ में डिस्चार्ज बुक, PPO और सभी फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, इस तरफ का डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ पे ECHS पॉलिक्लिनिक वो इस हिसाब से मिलना होगा। मिलने के बाद वहाँ पे आपका वो जो टेम्पोररी स्लिप आपका हाथ में है, मतलब अपना फैमिली मेम्बर्स का पूरा का फोटो लगा के एक सिंगल पेपर मिला होगा आपको, डाउनलोड हुआ होगा, उसी का कलर प्रिंट लेके जाना होगा। वहाँ से उसी कलर प्रिंट के ऊपर वेरिफिकेशन करने के बाद साइन कराना होगा दोस्तों। ये टेम्पोररी स्लिप आपको नेक्स्ट जब तक आपका कार्ड नहीं मिलता अपना हाथ में, तब तक ये टेम्पोररी स्लिप काम आता है अपना बच्चों का, फैमिली का, खुद का ट्रीटमेंट कराने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर आपने इसे जो CSD कार्ड है, CSD कार्ड बना नहीं बना उस बात को देखिएगा। अगर नहीं बना तो आपने URC, अपना नियरेस्ट URC में जाके मिलिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन भरिएगा, अपना कार्ड बनवाइएगा। अगर पहले से बन चुका है तो अपना URC में एक बार विजिट कीजिएगा, वहाँ से जो भी कार्ड है एक्टिवेट कराइएगा। 1-2 बार वहाँ से अपना कोटा जो भी मंथली बनता है ले लीजिएगा। आजकल तो 2 महीने का एक साथ दिया जा रहा है, अच्छा वेलफेयर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया कहीं भी जाके आपने ये अपना कोटा जो लेना है ले सकता है, उसमें कोई भी मना नहीं है, कोई भी मना नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, KSB, एक अपना एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर स्कीम्स कहीं सारा है, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। अपना बच्चों का पढ़ाई के लिए वेलफेयर दिया जाता है, फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाता है। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट में ये स्कीम्स को अप्लाई करना होता है ऑनलाइन में। इनमें KSB वेबसाइट में जरूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और आपका अपना बच्चों का 1st क्लास से लेकर 12th तक का सालाना एक बच्चे का 12,000 और मैक्सिमम 2 बच्चों तक अप्लाई कर सकता है। हमने सिर्फ वॉर्स के लिए, सिपाही से लेके हवलदार तक रैंक का ही इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसका बाद 12th से लेके आपका जो कोई भी टेक्निकल कोर्सेस में वगैरह आप लोग ने एडमिशन लेता है, 12th में 60% अबव मार्क्स होना चाहिए। ऐसे बच्चे 12th का बाद टेक्निकल कोर्सेस में जो लोग एंट्री लेता है, ऐसे लोगों के लिए अपना पूरा कोर्स के लिए लड़के के लिए सालाना 30,000 और लड़की के लिए 36,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है दोस्तों। इसके लिए भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अप्लाई करना होता है दोस्तों। उसका बाद एक्स सर्विसमैन का जो लड़की है उनके लिए, उनका शादी के लिए, लड़की के शादी के लिए 50,000 रुपये तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से असिस्टेंस दिया जाता है। ये शादी होने के बाद 180 डेज के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इसका अप्लाई कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके लिए भी हमने केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट में ही अप्लाई करना होता है दोस्तों। उसके बाद स्पर्श के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। आजकल हमारा बैंकों से पेमेंट नहीं किया जाता है, पेंशन नहीं आता है, डायरेक्ट अपना PCDA स्पर्श, मतलब इलाहाबाद जो भी प्रयागराज में फिलहाल स्पर्श, वहाँ से डायरेक्ट अपना तीनों सेना के लिए, तीनों सेना जो पेंशनर्स है उनके लिए पेंशन आता है दोस्तों। और ये स्पर्श पोर्टल में हमने आते ही, मतलब रिटायर होके आते ही सबसे पहले पोर्टल में लॉगिन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अपना आगे का जो भी ज़रूरतें है पूरा का पूरा आपने वहाँ से चेक कर सकता है, अपना पेंशन स्लिप निकाल सकता है, PPO निकाल सकता है। और जो भी ग्रीवेंस है, अपना बच्चों का कुछ डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, या तो कई बार ऐसे होता है जो अपना डिस्चार्ज बुक में सब कुछ डिटेल सही है लेकिन अपना PPO में गलत है, इस दौरान हमने अपना डिस्चार्ज बुक का प्रूफ दिखाकर हमने अपना जो स्पर्श पोर्टल में ग्रीवेंस डालने पर उन्होंने अपना आप ठीक करा के दोबारा अपना कैर्जेंडम PPO को रेडी करके हमें इशू किया जाता है दोस्तों। इस तरह से कहीं सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये स्पर्श पोर्टल। इसमें रजिस्ट्रेशन आते ही करना चाहिए और हर एक महीना में कम से कम 2 बार तो अपना लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। अपना कुछ अपडेट्स हो रहा है, कॉर्जेंडम PPO इशू हो रहा है, पे स्लिप्स आ रहा है, और इसका फॉर्म 16 वगैरह दिया जा रहा है, इस तरह का चीज़ें है उसको चेक करना जरूरी है दोस्तों। और एक बात मैं इसमें भूल गया दोस्तों आपको बताना, वो है इसमें जो पॉलीक्लिनिक जो ECHS है, ECHS का कार्ड हमें 3 महीना में मिलने दे, 4 महीना में मिलने दे। जब से ये हमें कार्ड मिलता है, अपना पेरेंट्स, मतलब मदर फादर और बच्चे जिसका 18 ईयर से अबव हो जाता है बच्चों, उनका जो हर साल रिन्यूअल करना होता है। जब से हमारा कार्ड इशू हुआ तब से लेकर फिर अगले साल सेम डेट तक ही वो कार्ड वैलिड रहता है। उसके बाद उसी डेट पर हमने उसको रिन्यूअल करना होता है। मतलब रिन्यूअल करना है तो उनका इनकम प्रूफ कोई ना कोई सबमिट करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट या तो 26A फॉर्म को हमने सबमिट करना होता है दोस्तों, तभी ओएसी पॉलीक्लिनिक इसका रिन्यूअल सालाना रिन्यूअल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिन्यूअल नहीं किया तो ये कार्ड ब्लॉक होने का चांसेस होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अपना
जो एक्स सर्विसमैन है जब रिटायर हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है दोस्तों, अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर अपना पास खुद का पास नॉलेज है, क्लर्क लोग है, एसकेटी लोग है, या तो जो आर्मी एरिया आसपास का लोग है, कंटोनमेंट एरिया का आसपास का लोग है, उन्होंने मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है या तो ऐसे जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स है, ऐसे कहीं जॉब्स वगैरह मौका है तो उधर कोशिश कीजिएगा सबसे पहले प्रियोरिटी में। उसका बाद ही बाहर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, बाहर जो जो गवर्नमेंट जॉब्स है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स अगर मिलना तो आजकल कंपटीशन में बहुत थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन आप कोई ना कोई काम करते करते अपना तैयारी करिएगा दोस्तों। ये अच्छा रहता है क्योंकि अपना फाइनेंशियली भी ठीक रहता है और साथ साथ में अपना तैयारी भी करने का अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। यह है दोस्तों मेरा नॉलेज में जितना हो सकता है मैंने बता दिया। एक फौजी रिटायर होते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, रिटायर होने के बाद भी क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का मैंने कोशिश किया हूँ आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। ये आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो हर सोल्जर को इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जैसे आपका जैसे कहीं सारा लोग हो सकता है अपना सेना के अंदर, जब तक सेना के अंदर है हम अपना बाहर का दुनिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, ना तो परिवार का ध्यान रखता है, बहुत ही परेशान में रह जाता है। जब फौज से निकलना होगा तो तभी तो हमने खुद का और परिवार को ध्यान रखना जरूरी है, तभी ये इन्फॉर्मेशन उनको बहुत काम आता है दोस्तों। और आप भी उनको थोड़ा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ महसूस कर सकता है। जैसे वो साहब लोग और ऑफिसर साहिबान से रिक्वेस्ट है, इस तरफ का वीडियोस को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना जवानों का साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका आगे का जो ज़िंदगी अच्छा सा निकले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।